Good morning, students. Today we are going to discuss our next topic of chapter periodic classification of elements, and the name of the topic is trends or variations in modern periodic table. तो हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को स्टडी किया, उसमें हमने देखा कि 18 ग्रुप्स आर देयर, वर्टिकल कॉलम्स दे आर कॉल्ड एज ग्रुप्स. सो 18 groups were there and 7 horizontal rows that are called as periods. So 18 groups and 7 periods we have already seen in the modern periodic table. Now the next topic is variations in the modern periodic table. Means कि whenever we are going from left to right, across a group, or top to bottom across a group, or left to right in a period, so what are the changes that we are going to observe here? तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी वेरिएशंस, हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हमें दिखने को मिलेंगी, उनमें कौन सी वेरिएशंस आएंगी, है ना, जब हम किसी भी ग्रुप में जाएंगे, जब एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जाएंगे या एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जाएंगे. जब हम बात करते हैं एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जाने की, दूसरे से तीसरे में जाने की, तो हम बात करते हैं टॉप टू बॉटम. मीन्स इफ suppose this is first group, this is second group, third group, and this is first period, second period, third period. So मैंने क्या करना है कि अब मैं वेरिएशंस को स्टडी करूँगा कि अगर मैं एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जा रहा हूँ, सपोज मेरा एक यहाँ पे एलिमेंट है हाइड्रोजन, सपोज इसके बाद लिथियम आ गया, फिर सोडियम आ गया, देन पोटेशियम आ गया, है ना. ओके, तो पहले मैं एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जाऊंगा, दूसरे से तीसरे ग्रुप में जाऊंगा और देखूंगा क्या वेरिएशंस आ रही हैं. ठीक है, यहाँ मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करूंगा, उन प्रॉपर्टीज़ में कैसी वेरिएशंस आ रही हैं. ठीक है, तो मैं अभी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ. उन प्रॉपर्टीज़ की हमने वेरिएशंस को स्टडी करना है वेन एवर वी आर गोइंग फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप. मतलब पहले हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम. तो किसी भी ग्रुप में मैं जब एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जाऊंगा, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में, आप बोलो कि एक पर्टिकुलर ग्रुप में जब मैं टॉप टू बॉटम जाऊंगा तो क्या वेरिएशंस आएंगे, या एक पर्टिकुलर पीरियड में जब मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो कैसी वेरिएशंस आएंगी. किसी भी ग्रुप को मैं चूज कर लूंगा और वहां मैं जाऊंगा टॉप टू बॉटम और मैं वेरिएशंस को स्टडी करूंगा. और मैं क्या करूंगा, किसी भी एक पीरियड को चूज कर लूंगा और उस पीरियड में जाऊंगा लेफ्ट टू राइट और मैं वेरिएशंस देखूंगा कि प्रॉपर्टीज़ में कैसी वेरिएशंस आ रही हैं. ठीक है, तो ये इस टॉपिक में हमने करना है. तो देखते हैं कुछ कौन सी प्रॉपर्टीज़ हम स्टडी करने वाले हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे वो होगा हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स. सेकेंड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. थर्ड, वैलेंसी. फोर्थ होगा हमारे पास एटॉमिक रेडियस. फिफ्थ होगा हमारे पास मेटेलिक कैरेक्टर. Then sixth is non-metallic character. Non-metallic character पूरा नहीं लिखना मैं यहाँ पे. ठीक है, सेवंथ है हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी. ये एक नया कंसेप्ट है. एंड द लास्ट इज हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ओके, तो ये प्रॉपर्टीज हम स्टडी करने वाले हैं डिटेल में. तो हम एक तरफ लिख लेते हैं ग्रुप, ब्रैकेट में थोड़ा सा मैं इसको ऊपर से लिखता हूँ.
तो इस तरफ मैं बात करूंगा एक तरफ ग्रुप की, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और एक तरफ मैं बात करूंगा पीरियड की, लेफ्ट टू राइट की। ओके, तो ये हमने यहाँ पे बात करनी है। इन प्रॉपर्टीज में वेरिएशंस क्या आएंगी जब मैं किसी भी ग्रुप में, किसी भी एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाऊंगा, किसी भी ग्रुप में, आइदर इट कैन बी फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप। तो किसी भी ग्रुप में अगर मैं टॉप टू बॉटम जा रहा हूँ इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, सो कौन सी प्रॉपर्टीज में कैसी वेरिएशंस आएंगी, और अगर मैं किसी भी पीरियड में, किसी भी एक पीरियड को फिक्स करके उसमें अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊँ, लेफ्ट टू राइट, तो उसमें कौन सी वेरिएशन। तो हमने इन प्रॉपर्टीज की जो वेरिएशंस आएंगे इनमें, तो द नेम ऑफ द टॉपिक इज ट्रेंड्स और वेरिएशंस इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। दिस इज आवर टॉपिक। ओके, तो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ शेल्स। तो पहले मैं ग्रुप की स्टडी करता हूं, फिर मैं पीरियड्स पे आता हूं। तो मैं फर्स्ट ग्रुप ही कंसीडर कर लेता हूं, सिंस आपको पता है हमारे पास फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से हमारे पास एलिमेंट्स हैं। हमारे पास है हाइड्रोजन, इसके बाद है हमारे पास लिथियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम, और भी हमारे पास बहुत सारे हैं, बट हम ये 4 एलिमेंट्स फर्स्ट ग्रुप के कंसीडर करेंगे। फर्स्ट 4 एलिमेंट्स वी आर कंसीडरिंग हियर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ग्रुप। ओके, एंड आई एम गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो मैं हाइड्रोजन से फ्रॉम द टॉप जाऊंगा बॉटम में, और मैं देखूंगा क्या वेरिएशंस आ रही हैं। तो फर्स्ट जो हमने स्टडी करना है दैट इज नंबर ऑफ शेल्स। तो हाइड्रोजन के पास आपको पता है कितने शेल्स होते हैं? दिस इज द एटम, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, दिस इज द फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन। लिथियम के केस में हाउ मेनी शेल्स आर देयर? 2 शेल्स आर देयर। सोडियम के केस में दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, एंड दिस इज पोटेशियम, दिस इज फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। सो अब नंबर ऑफ शेल्स देखने हैं हमने टॉप टू बॉटम इन अ पर्टिकुलर ग्रुप। तो मैंने ये कौन सा ग्रुप कंसीडर किया? दिस इज द फर्स्ट ग्रुप। आप कोई भी ग्रुप ले सकते हो, रिजल्ट सेम ही आएगा। तो दिस इज द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। सो नंबर ऑफ शेल्स हाइड्रोजन में कितने हैं? 1। नंबर ऑफ शेल इज 1. लिथियम हैव 2, lithium have 2 number of shells. Sodium, this is 1, this is 2, and this is 3rd. So there are 3 number of shells. And potassium 1, 2, 3, 4. So there are 4 number of shells. So it means the number of shells are increasing when I'm moving from top to bottom. Okay, so in a particular group, when you are moving from top to bottom, number of shells increases. So this is the first variation. Increases. Okay. So number of shells in a particular group from top to bottom increases. Second is valence electron. What do you mean by valence electron? Valence electron means, first of all, आपको पता होना चाहिए valence shell क्या होता है. Valence shell means the outermost shell. The outermost shell of the atom. तो इस एटम का, इस हाइड्रोजन एटम का जो outermost shell है वो ये, this is the outermost shell. लिथियम के केस में this is the outermost shell. सोडियम के केस में this is the outermost shell. एंड पोटेशियम के केस में दिस इज द आउटरमोस्ट शेल। और जो इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में पड़ा होगा उसे हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, आउटरमोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल भी बोलते हैं, और वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो आपको पता है सिंस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो मैंने नंबर ऑफ शेल्स की बात की। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में वेरिएशंस क्या आएंगी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, तो एक इलेक्ट्रॉन होगा इसमें। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2,1, तो इसके भी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1, अगेन in the outermost shell 1 electron, and potassium also atomic number is 19, so 2, 8, 8, 1, again outermost shell contain 1 electron. So it means the valence electron in a particular group from top to bottom remains same. ये याद रखना। किसी भी ग्रुप में अगर आप सेकंड ग्रुप की बात करोगे उसमें भी वेन एवर यू आर गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, आइदर इट कैन बी एनी ग्रुप, सो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन सभी एलिमेंट्स का क्या क्या रहने वाला सेम, तभी हम उसे एक ग्रुप में रख रहे हैं, बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज आर सेम, देयर ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज सेम। सिंस आप देख सकते हो यहाँ पे इस हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 है, पोटेशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 है, सो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल रिमेन सेम। वैलेंसी, अब वैलेंसी क्या होती है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, ये आपको अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द एटम कैन लूज और गेन और शेयर। तो जो एक एलिमेंट है या एक एटम है वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज्ड, लूजिंग बाय द एटम, गेनिंग बाय द एटम और शेयरिंग विद द अदर एटम, तो उसे हम बोलते हैं वैलेंसी। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के बाद लिथियम है, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट इट्स डबलेट, ओके। तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां से क्या कर लेगा बेटा, गेन कर लेगा। तो वैलेंसी होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूजिंग, गेनिंग और शेयर्ड। तो यहां पे देखो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसे और चाहिए टू कंप्लीट इट्स डबलेट, तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1, ओके। तो इसकी वैलेंसी होगी इसकी वैलेंसी मैं यहां पे लिख देता हूं, तो इसकी वैलेंसी होगी 1। अब लिथियम के केस में देखो 2,1, अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो उसे पूरा करने के लिए ये KL शेल को पूरा करने के लिए बेटा इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले नहीं पाया, बिकॉज 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना इज नॉट अ गुड जॉब, नॉट अ इजी टास्क। तो ये क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी, 1 होगी। सोडियम इन दैट केस इसका 2, 8, ये दो शेल्स तो कंप्लीट है, थर्ड शेल दैट इज KLM शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अपने लास्ट शेल को पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, तो ये अपने आउटर मोस्ट शेल का 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और इसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी 1, ओके। एंड पोटेशियम के केस में भी सिंस आउटर मोस्ट शेल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन, so this atom wants to remain stable, स्टेबल रहने के लिए अपने आउटर मोस्ट शेल का 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ओके। सो इसकी वैलेंसी भी हो जाएगी 1। तो आप चेक करो व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम, तो वैलेंसी रिमेन सेम, तो आप लिखोगे यहाँ पे द वैलेंसी रिमेन सेम इन अ पर्टिकुलर ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। देन कम्स योर एटॉमिक रेडियस। व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक रेडियस? सी, एटॉमिक रेडियस का मतलब होता है एटम का साइज। और एटम का साइज कैसे पता लगेगा? द सेपरेशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल। एटम के न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट शेल तक के सेपरेशन को, डिस्टेंस को हम बोलेंगे एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज, ओके। तो इसमें सेपरेशन इतना है, इसमें सेपरेशन इतना है, इसमें सेपरेशन इतना है और इसमें सेपरेशन इतना है। तो आप बताओ
किस एटम में सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का सेपरेशन ज़्यादा है। तो जिसमें सेपरेशन ज़्यादा होगा उसका एटॉमिक रेडियस भी ज़्यादा होगा। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि पोटेशियम का एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है और एटॉमिक रेडियस पोटेशियम का ज़्यादा ही होता है। तो हाइड्रोजन के केस में एटॉमिक रेडियस कम, ओके। इसके बाद लिथियम के केस में इंक्रीज हो रहा है सेपरेशन, तो एटॉमिक रेडियस इज इंक्रीजिंग। देन सोडियम के केस में एटॉमिक रेडियस इज मोर इंक्रीजिंग एंड पोटेशियम के केस में एटॉमिक रेडियस इज मोर एंड मोर इंक्रीजिंग। सो इट मीन्स कि यहाँ पे जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ओके, सो द एटॉमिक रेडियस इज गोइंग टू इंक्रीज. Since the separation is going to be increased, then atomic radius is also increasing. Okay, atomic radius increases. Then metallic character. Next property is metallic character, top to bottom in a group. So metallic character कैसे पता लगेगा? अच्छा, आपको पता है metals क्या होते हैं? Metals मतलब अगर किसी एलिमेंट में मेटेलिक करेक्टर आ रहा है, कि अगर वो एलिमेंट में मेटल जैसे करेक्टर्स आ रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं मेटेलिक करेक्टर। तो मेटल्स क्या होते हैं, विच कैन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लूजिंग इलेक्ट्रॉन, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं ये। मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रो नेगेटिव, ये याद रखो। क्योंकि मेटल्स ने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन लूज करना है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। नॉन मेटल्स का काम क्या होता है, दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं टू रिमेन स्टेबल। तो मेटल्स क्या करते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, ये डोनेट करते हैं। ठीक है, तो मेटेलिक करेक्टर उस एलिमेंट का ज़्यादा होगा जो इजीली क्या कर दे, इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, जो रेडली कर दे, जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए। ठीक है, करेंगे तो सारे इनमें से, these all except hydrogen, these lithium, sodium, potassium, these all are metals, but metallic character ज़्यादा किसमें होगा, जो easily इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, लूज कर दे। ओके, तो easily इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा, देखो अब इलेक्ट्रॉन वो easily लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन लूज करने के देखो, इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस ने क्या किया होता है, न्यूक्लियस कंटेन पॉजिटिव चार्ज, दैट इज प्रोटॉन्स, है ना। तो प्रोटॉन्स ने क्या किया है, प्रोटॉन्स ने इलेक्ट्रॉन्स को हेल्ड करके रखा हुआ है, इसीलिए वो उनको एनर्जी देनी पड़ती है टू रिमेन, टू बिकम फ्री इलेक्ट्रॉन जो बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं जब आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाता है। और आपको पता होगा कि न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज होता है, दैट इज प्रोटॉन, वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है किस पे, इलेक्ट्रॉन पे। सो इनके बीच में एक बॉन्ड होता है, दे आर स्ट्रांगली हेल्ड विद ईच अदर। अब देखो इस केस में, हाइड्रोजन के केस में इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस पॉजिटिव चार्ज से बहुत कम है। इस केस में इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस पॉजिटिव चार्ज से थोड़ा दूर हो गया। इस केस में इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस पॉजिटिव चार्ज से और दूर हो गया। और इस केस में, पोटेशियम के केस में, इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस या इफेक्ट न्यूक्लियस से और दूर हो गया। तो इस 4 केसेस में से, इन 4 एलिमेंट्स में से कौन इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा? यस, ऑब्वियसली पोटेशियम। क्यों बेटा? क्योंकि पोटेशियम का जो आउटर मोस्ट शेल का ये इलेक्ट्रॉन है, इसका न्यूक्लियस पे, जो न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर इफेक्ट कम है, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा। डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से देयर इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज एंड बिटवीन द नेगेटिव चार्ज। सो डिस्टेंस यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे, आउटर मोस्ट शेल दूर होता जाएगा, उसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर जो इफेक्ट होगा पॉजिटिव चार्ज का, वो कम होता जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन ईजिली क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और कभी इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो वो किसी और के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो मेटेलिक कैरेक्टर किस में ज़्यादा होगा? पोटेशियम में। कम किस में होगा? हाइड्रोजन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज वेरी नियर टू द पॉजिटिव चार्ज, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएगा, इजीली इलेक्ट्रॉन ये डोनेट नहीं कर पाएगा। इजीली इलेक्ट्रॉन जो जल्दी इजीली डोनेट कर दे, वो उसका मेटेलिक कैरेक्टर
ज़्यादा होता है। तो इन केसेस में पोटेशियम कैन ईजिली डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन टू रिएक्ट विद सम अदर एलिमेंट, सम अदर एटम। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि पोटेशियम के केस में मेटालिक कैरेक्टर इज इंक्रीजिंग, तो हाइड्रोजन के केस में इट इज डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा है, इट मीन्स कि मेटालिक कैरेक्टर इज इंक्रीजिंग, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ओके, अगर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा फिर? डिक्रीज। ओके, सो इफ मेटालिक कैरेक्टर इज इंक्रीजिंग, आपने ये देखना है कि कौन इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसका मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स का ऑपोजिट है, डिक्रीजेस। देन कम्स आयोनाइजेशन एनर्जी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी, या इसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं। व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी और एंथैल्पी? देखो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी सो दैट कि हम आउटर मोस्ट शेल से वो इलेक्ट्रॉन को निकाल सकें, दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। So the amount of energy required to remove the valence electron, that is called as ionization। जिसमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। जिसको कम एनर्जी देनी पड़ेगी आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, जिसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, उस केस में आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। तो आप बताओ कि इनमें से किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी? सोचो। देखो, हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि देखो, इलेक्ट्रॉन का इस प्रोटॉन का इफेक्ट या इस पॉजिटिव चार्ज का जो न्यूक्लियस में रिसाइड करता है, इसका इफेक्ट इस इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा होगा ड्यू टू इट्स स्मॉल एटॉमिक रेडियस। इसका एटॉमिक रेडियस कम है, तो दिस इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी नियर टू द प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज, तो इसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी निकालने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज। उससे कम एनर्जी देनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि अब डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन कम होता जा रहा है, तो इससे कम एनर्जी देनी पड़ेगी। इसमें और कम एनर्जी देनी पड़ेगी, और पोटेशियम के केस में बहुत ही कम एनर्जी देनी पड़ेगी। थोड़ी सी एनर्जी दोगे ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस सेपरेशन जो है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज मोर, एंड इफ द डिस्टेंस, आपने पढ़ा हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। So if you are increasing the distance, electrostatic force of attraction is going to be decrease। तो यहाँ पे electrostatic force of attraction decrease होगा, थोड़ी सी एनर्जी दोगे इसको तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। What is ionization energy? The amount of energy required to remove the valence electron। तो इन 4 केसेस में से और भी एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप में, बट हम यही 4 की अभी बात करेंगे। तो सोडियम के केस, हाइड्रोजन के केस में क्या होगा? ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन, बिकॉज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू इट्स स्मॉल एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा, कम एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। सो आयोनाइजेशन एनर्जी इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजेस। ओके, सो इट डिक्रीजेस। लास्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब कौन एटम इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो जो एटम इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन करेगा, इसे हम समवट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोल देते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की अफेक्शन, चाहत रखने वाला, है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोल देते हैं, या इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बोल देते हैं, कि मतलब कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन को ईजिली एक्सेप्ट कर लेगा। तो देखो किस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। देखो, अब आप ग्रुप की बात कर रहे हो तो टॉप टू बॉटम जाओगे, तो हमने देखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, या सेम रहेगी। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रखता हूँ, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, मैंने सपोज एक इलेक्ट्रॉन रख दिया यहाँ पे, ठीक है, दिस इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड हियर।
तो सी इसमें देखो क्या है कि अगर मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रख रहा हूँ और एक इलेक्ट्रॉन मैं पोटेशियम के केस में यहाँ पे रख रहा हूँ, तो देखो क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज जो है, ये पॉजिटिव चार्ज ये इस इलेक्ट्रॉन के बहुत क्लोज है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को ईजिली क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को ईजिली एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज के इफेक्ट में बहुत क्लोज है, इस पॉजिटिव चार्ज के पॉजिटिव चार्ज के कांटेक्ट में है, बहुत क्लोजली कांटेक्ट में है। अगर मैं यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल के पास एक इलेक्ट्रॉन रखूँ तो ये पॉजिटिव चार्ज उस इलेक्ट्रॉन को उतने पावर से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। या आप ये बोल सकते हो कि इस इलेक्ट्रॉन का इस पॉजिटिव चार्ज पे इन्फ्लुएंस क्या होगा, कम होगा। इस पॉजिटिव चार्ज का इस इलेक्ट्रॉन पे जो इन्फ्लुएंस है वो कम होगा। डिस्टेंस यहाँ पे अगेन डिस्टेंस मैटर कर रहा है, यहाँ पे सेपरेशन मैटर कर रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखोगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखोगे तो इस पॉजिटिव चार्ज का इस इलेक्ट्रॉन पे इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा, डिस्टेंस कम है। और दूर चलेगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, अब आउटर मोस्ट शेल के पास इलेक्ट्रॉन पड़ा है, इस पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस और कम हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और डिक्रीज हो जाएगी। इस केस में पोटेशियम के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि बेटा ये पॉजिटिव चार्ज का इस इलेक्ट्रॉन पे इन्फ्लुएंस और कम हो जाएगा ड्यू टू इट्स मोर एटॉमिक रेडियस। सो एटॉमिक सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है कि टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी टेंडेंसी ज़्यादा होगी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी। सो इन दिस केस हाइड्रोजन हैज़ मोर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू पोटेशियम। सो यहाँ पे आप बोलोगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑल्सो डिक्रीजेस। ओके, सो ये सारी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं और जो उनमें वेरिएशंस आई हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। नंबर ऑफ शेल्स increasing, valence electron remains the same, valency remains the same, atomic radius increases, metallic character again increases, non-metallic character decreases, ionization energy decreases and electronegativity decreases। तो ये तो हमने बात की ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरिएशंस along a period from left to right। okay, so left to right हम क्या करते हैं, अब left to right along period हम स्टडी करते हैं क्या क्या वेरिएशंस आने वाली है। okay बेटा, see now along the period from left to right now we are going to discuss variations। first है number of shell। तो मैंने थर्ड पीरियड ले लिया यहाँ पे कन्वीनियंस के लिए, मैंने थर्ड पीरियड, कोई भी पीरियड ले सकते हो। मैंने थर्ड पीरियड में एलिमेंट्स लिख लिए सोडियम मैग्नीशियम, लेफ्ट टू राइट पीरियड, थर्ड पीरियड लिया मैंने, फर्स्ट पीरियड सेकंड थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड में जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम कैल्शियम वो वाले। तो उनमें से कुछ एलिमेंट्स लिख लिए मैंने, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर एंड क्लोरीन, एंड वी आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पर्टिकुलर पीरियड। तो पीरियड में अगर हम जाएंगे लेफ्ट टू राइट तो क्या वेरिएशन हमें दे, अभी हमने देखे कि अगर हम किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो ये वेरिएशंस आती हैं प्रॉपर्टीज़ में, और अगर हम किसी भी पीरियड में किसी भी पीरियड को फिक्स करके उसमें लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या वेरिएशंस आती हैं वहाँ पे। तो ये सारी जो रिजल्ट्स हैं आपको हर ग्रुप में मिलेंगे। ये तो मैंने बात की थी फर्स्ट ग्रुप में, आप सेकंड ग्रुप में जाओगे तब भी आपको ये चेंजेस मिलेंगे, थर्ड ग्रुप में जाओगे तब भी आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, सो पीरियड वाइज भी व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो वी हैव टू सी द वेरिएशंस इन द प्रॉपर्टीज। सो फर्स्ट इज नंबर ऑफ शेल्स। सो दीज आर द एलिमेंट्स इन द थर्ड पीरियड। एटॉमिक नंबर इज 11, 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, phosphorus 15, sulfur 16, chlorine 17 and so on. This is the third group elements with their atomic number. If their atomic number is 11, draw the structure.
11 आई चूज़ 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, आई चूज़ 3 एलिमेंट, एक सोडियम चूज़ कर लेता हूँ, एक एल्यूमिनियम चूज़ कर लेते हैं और एक क्लोरीन चूज़ कर लेते हैं। ओके, सारे एलिमेंट्स नहीं बता रहा, मैं रैंडमली चूज़ कर रहा हूँ इनमें से, और हम इनकी स्टडी करके हम वेरिएशंस का स्टडी करेंगे कि क्या प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशंस आ रही हैं। सोडियम एटॉमिक नंबर इज़ 11। ओके, तो ये सोडियम का मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ यहाँ पे। तो 11 है, इट मीन्स 3 शेल्स होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ओके, देन योर एल्यूमिनियम 14, 2, 8, 4 है ना। तो सोडियम का 2, 8, 1 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर है इसका 11 और ये है इसका स्ट्रक्चर। एल्यूमिनियम हाउ मेनी शेल्स, अगेन 3 शेल्स 3 ही होंगे इसमें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 4। ओके, सो सोडियम एल्यूमिनियम, अगर आप इन दोनों में देखो, सोडियम और एल्यूमिनियम में, तो देखो हम बात करेंगे नंबर ऑफ शेल्स की। तो सोडियम में भी कितने शेल्स हैं, 3 शेल्स हैं। एल्यूमिनियम में भी कितने शेल्स हैं, 3 शेल्स। अगर आप आगे सिलिकॉन पे जाओगे उसमें भी 3 शेल्स ही मिलेंगे आपको। 2, 8, 5। फॉस्फोरस पे जाओगे 2, 8, 6, अगेन 3 शेल्स। क्लोरीन पे जाओगे 2, 8, 7, अगेन 3 शेल्स। 18 पे जाओगे 2, 8, 8 है ना, 2, 8, 8 मीन दैट इज 18। उसके बाद आगे आ जाओगे पोटेशियम, कैल्शियम, वो आपके 4th पीरियड में आ जाएंगे, ठीक है। तो क्लोरीन, इसके बाद आर्गन भी आएगा आपका 3rd पीरियड में। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं 3rd पीरियड में, सभी में नंबर ऑफ शेल्स क्या है, सेम, दैट इज 3। तो यहाँ पे आप लिखोगे पीरियड में when you are going from left to right the number of shells remain same, but ग्रुप में जा रहे थे तो शेल्स क्या हो रहे थे, इंक्रीज। ये चीज़ का ध्यान रखो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, अब सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आगे चलोगे सिलिकॉन में 5, फॉस्फोरस में 6, सल्फर में 7 और क्लोरीन में 7। तो ऐसे आप देख रहे हो कि सोडियम से एल्यूमिनियम जा रहे हो, एल्यूमिनियम से फॉस्फोरस जा रहे हो, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज। तो यहाँ पे लिखोगे कि द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजिंग। तो ये अप एरो का मतलब है कि इंक्रीज हो रहा है। ओके, सो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप लिख लो यहाँ पे इसको इंक्रीजिंग। यहाँ पे सेम था वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप में, बट पीरियड में व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। वैलेंसी, अब वैलेंसी कैसे होगा, देखो सोडियम आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसकी वैलेंसी होगी 1। अब मैग्नीशियम देखो, सोडियम की वैलेंसी होगी 1, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। मैग्नीशियम भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, लूज कर देगा। एल्यूमिनियम भी आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो लूज कर देगा। सिलिकॉन क्या करेगा, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये क्या करेगा, शेयर कर लेगा, लूज कर देगा इलेक्ट्रॉन या गेन कर लेगा, इसकी वैलेंसी 4 ही रहने वाली है। इसके बाद फॉस्फोरस, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा, तो इसकी वैलेंसी होगी 3। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6। आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये शेयर कर लेगा, गेन कर लेगा, इसकी वैलेंसी 2। वैलेंसी का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड और गेन्ड बाय द एटम, लूजिंग, गेनिंग और शेयर्ड। क्लोरीन आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, ये गेन कर लेगा। तो देखो क्या हो रहा है, 1, 2, 3, 4 पहले वैलेंसी इंक्रीज हो रही है, फिर ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो 1, 2, 3, 4 फर्स्ट। अब आप किसी भी पीरियड में जाओगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पहले आप देखोगे ये वैलेंसी इंक्रीज होगी, 1, 2, 3, 4 इंक्रीजिंग एंड देन डिक्रीजिंग 3, 2, 1, 0। तो यहाँ आप लिखोगे वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस, ठीक है। तो वैलेंसी ग्रुप में तो सेम रहेगी, बट पीरियड में पहले इंक्रीज करेगी एंड देन डिक्रीज करेगी।
नेक्स्ट एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस क्या रहने वाला है इसमें, एटॉमिक रेडियस क्या करेगा इसमें, देखो एटॉमिक रेडियस को समझते हैं, लेट मी ड्रॉ। तो इसके लिए मैं एलिमेंट्स चूज़ कर लेता हूँ। देखो हमने एटॉमिक रेडियस की बात करनी है, ग्रुप में तो इंक्रीज़ हो रहा था, व्हाट अबाउट पीरियड, तो पीरियड में हम एलिमेंट ले लेते हैं, एक सोडियम, एक एल्युमिनियम ले लो, है ना, एल्युमिनियम के बाद आप एक सल्फ़र ले लो और एक क्लोरीन ले लो। सोडियम, शेल्स कितने होंगे, 3, इसमें भी शेल्स तो सभी में क्या रहने वाले हैं, सेम, तो सभी में शेल्स 3 होंगे, सल्फर में भी और क्लोरीन के केस में भी। ओके, सो सभी में 3 शेल्स हैं। अब देखो एटॉमिक रेडियस, आप कहोगे सर एटॉमिक रेडियस तो सेम होने वाला है ना, ये डिस्टेंस सभी में सेम है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स तो 3 ही हैं, सभी में नंबर ऑफ शेल्स 3 हैं तो एटॉमिक रेडियस भी सेम होगा, तो यहाँ पे मुझे सेम लिखना चाहिए। नो, सेम नहीं होगा। देखो क्यों नहीं होगा सेम। अब सोडियम में देखो, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11, है ना। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो इसमें 11 क्या होंगे, प्रोटॉन्स, 11 प्रोटॉन्स होंगे। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, एटॉमिक नंबर है इसका 13 और इसमें 13 प्रोटॉन्स होंगे। देन योर सल्फर 16, इसका एटॉमिक नंबर है और इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, 16 प्रोटॉन्स। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, इसमें 17 प्रोटॉन्स हैं। तो देखो सोडियम में 11 प्रोटॉन्स हैं, एल्युमिनियम में 13 प्रोटॉन्स हैं, सल्फर में 16 प्रोटॉन्स हैं और क्लोरीन में 17 प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस में। तो आउटर मोस्ट शेल में देखो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1। इसके भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3, इसके में 6 और इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, तो देखो अब इस न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स हैं, इस सोडियम एटम में 11 प्रोटॉन्स हैं। देखो अब 11 प्रोटॉन्स को 3 शेल्स को होल्ड करके रखना पड़ेगा, मतलब 3 शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें होल्ड करके रखना है 11 प्रोटॉन्स को। इस केस में क्या है, 13 प्रोटॉन्स को 3 शेल के इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखना है। इसमें सल्फर के केस में 16 प्रोटॉन को 3 शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना है और क्लोरीन के केस में 17 इलेक्ट्रॉन्स को 3 शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना है। तो देखो किस केस में ज़्यादा प्रोटॉन, देखो क्लोरीन के केस में 17 प्रोटॉन्स को 3 शेल के इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखना है। तो 17 प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, देखो 11 प्रोटॉन, 13 प्रोटॉन, 16 प्रोटॉन, प्रोटॉन के बढ़ने से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इंक्रीज होने से क्लोरीन के केस में जो आउटर मोस्ट शेल है वो थोड़ा सा अंदर आ जाएगा, मतलब आउटर मोस्ट शेल थोड़ा सा क्या हो जाएगा, उसका जो स्ट्रक्चर है आप ये कह लो डिफॉर्म्ड हो जाएगा, या उसका जो रेडियस है आउटर मोस्ट शेल जो है वो थोड़ा सा अंदर आ जाएगा, जिसकी वजह से उसका एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगा। क्यों कम हुआ, क्योंकि इसमें 17 प्रोटॉन्स हैं, 17 पॉजिटिव चार्ज, उनका इफेक्ट आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स का या शेल्स पे उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि 17 प्रोटॉन्स को 3 शेल्स को होल्ड करना है, इसमें 16 प्रोटॉन्स को 3 शेल को होल्ड करना है। तो किसकी एबिलिटी ज़्यादा है, 17 प्रोटॉन्स को 3 शेल्स को होल्ड करने की एबिलिटी ज़्यादा है। तो इस केस में क्लोरीन के केस में जो साइज़ है, एटॉमिक साइज़ है, एटॉमिक रेडियस है, वो कम हो जाएगा। सोडियम के केस में ज़्यादा होगा, उससे कम एल्युमिनियम के केस में, उससे कम क्लोरीन सल्फर के केस में, उससे कम क्लोरीन के केस। इसका मतलब एटॉमिक रेडियस जो है वो थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा ड्यू टू द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स के इंक्रीज होने से 11 प्रोटॉन, 13 प्रोटॉन, 16 प्रोटॉन, 17 प्रोटॉन के इंक्रीज होने, क्योंकि प्रोटॉन्स ने शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको होल्ड करके रखना है। तो
17 प्रोटॉन्स जब इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ आएंगे, उससे शेल जो है और रिड्यूस हो जाएगा। शेल के रिड्यूस होने से एटॉमिक रेडियस भी रिड्यूस होगा। तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इट इज़ यहाँ पे इंक्रीजिंग है, यहाँ पे डिक्रीजिंग है, तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा आपका इस केस में डिक्रीजिंग। ग्रुप के केस में इंक्रीजिंग था, यहाँ पे क्या है बेटा डिक्रीजिंग। देन मेटेलिक करेक्टर, इसमें इंक्रीजिंग था, इसमें क्या होगा डिक्रीजिंग। क्यों मेटेलिक करेक्टर, देखो मेटेलिक करेक्टर क्या बताया था, जो इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे, डोनेट कर दे, इजीली कर दे, है ना। तो किस केस में इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, देखो अब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो आउटर मोस्ट शेल में इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। आगे चलोगे लेफ्ट टू राइट जाओगे तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, और इस केस में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो अब 1 इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज हो जाएगा कि 3 इलेक्ट्रॉन या 6 इलेक्ट्रॉन या 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन तो रिलीज हो ही नहीं सकते, डोनेट हो ही नहीं सकते। उससे कम टेंडेंसी होगी 6 वाले की, उससे कम टेंडेंसी होगी 3 वाले की। पर 1 इलेक्ट्रॉन अगर आउटर मोस्ट शेल में है तो वो बहुत एक्साइटेड होगा टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन। तो इन सभी में से सबसे ज़्यादा एक्साइटेड कौन होगा टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स आर दोज which have ability to donate it, they are electron donors, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, बट ये तो कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये तो 6-7 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं करेंगे तो एक्सेप्ट करेंगे। तो मेटेलिक करेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो मेटेलिक करेक्टर अगर हम इनकी बात करें तो इन दोनों में से 1 और 3 में से कौन ईजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ऑब्वियसली 1 वाला, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स, कहेगा कोई नहीं अब आराम से हम इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देंगे। बट इसके क्योंकि इसने स्टेबल होना है, इसने भी स्टेबल होना है, ये जल्दी स्टेबल होना चाहेगा क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये रेडिली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये उससे कम। तो इसका मतलब मेटेलिक करेक्टर क्या हो रहा है यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, इसकी टेंडेंसी ज़्यादा है, ये उससे कम, उससे कम, उससे कम, तो मेटेलिक करेक्टर यहाँ पे क्या होगा डिक्रीज। नेक्स्ट इज नॉन मेटेलिक करेक्टर। नॉन मेटेलिक करेक्टर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की पावर। तो ये तो सिंस सोडियम एल्यूमिनियम तो हमारे पास नॉन मेटल्स हैं, अगर हम सल्फर और क्लोरीन की बात करें, इनकी तो बात ही नहीं करनी बिकॉज दे आर मेटल्स। अब नॉन मेटेलिक करेक्टर पूछ रहे हैं, नॉन मेटेलिक करेक्टर में हम सल्फर, क्लोरीन, आर्गन इनकी बात करेंगे। तो सल्फर और क्लोरीन के देखो आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए टू बिकम स्टेबल। तो कौन इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, करेंगे तो दोनों, ये भी करेगा ये भी करेगा, इजीली कौन कर लेगा, रेडिली कौन करेगा, क्लोरीन। इसको 1 इलेक्ट्रॉन, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसका मतलब नीचे की तरफ जाओगे तो आपको नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता दिखेगा, मतलब इसका नॉन मेटेलिक करेक्टर क्लोरीन सल्फर से ज़्यादा है क्योंकि ये जल्दी इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस केस में नॉन मेटेलिक करेक्टर इज इंक्रीजिंग। देन कम्स योर आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी को कैसे समझोगे, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या था, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी इसमें क्या होगा, देखो अब इस केस में सोडियम के केस में आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स एल्यूमिनियम में, सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखो अब सोडियम को अगर हम एनर्जी देंगे, सोडियम को एनर्जी देंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास 11 प्रोटॉन्स हैं। अगर आपने आयोनाइजेशन एनर्जी समझनी तो आप इसमें रेडियस का कंसेप्ट इन्वॉल्व करो। देखो सोडियम का एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है ना, एल्यूमिनियम का एटॉमिक रेडियस उससे कम है, सल्फर का एटॉमिक रेडियस उससे कम है, क्लोरीन का एटॉमिक रेडियस उससे कम है। तो अगर आप अभी हमने देखा था कि हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है ना। तो आयोनाइजेशन एनर्जी में हम बात करेंगे कि किसको एनर्जी दें तो वो जल्दी रिलीज हो जाए।
सोडियम के केस में एनर्जी दोगे, एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, है ना, एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, एक इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी दोगे निकल जाएगा बाहर। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, इतनी ज़्यादा एनर्जी। और क्लोरीन के केस में तो आप सोच सकते हो वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ। तो देखो आयोनाइजेशन एनर्जी इसमें सबसे कम, उससे ज़्यादा, उसमें सल्फ़र में उससे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और क्लोरीन में उससे भी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने में। तो सिंस सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसको बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी निकालने के लिए। इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसे और इससे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एल्युमिनियम में, उससे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी सल्फर में, बिकॉज आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। सो सोडियम के केस में कम, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा, तो इट मीन्स कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज इंक्रीजिंग। एंड द लास्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें डिक्रीज हो रहा था, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। देखो कैसे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तभी उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। नेगेटिव चार्ज एक एटम पे चार्ज आता है जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है। तो जब एटम तो वैसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जब वो इलेक्ट्रॉन